शिकार यात्रा के दौरान पुरु राजवंश के राजा दुष्यंत की मुलाकात साधु लड़की शकुंतला से होती है। वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और अपने पिता की अनुपस्थिति में शकुंतला ने गंधर्व समारोह में राजा से शादी कर ली। प्रकृति को साक्षी मानकर आपसी सहमति से विवाह। जब दुष्यंत के अपने महल में लौटने का समय आता है तो वह उसे अपने महल तक ले जाने के लिए एक दूत भेजने का वादा करता है। एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में वह उसे एक अंगूठी देता है। एक दिन जब क्रोधी तपस्वी दुर्वासा आतिथ्य के लिए उसकी कुटिया में रुकते हैं तो शकुंतला अपने प्रेम विचारों में खोई रहती है। मेहमानों की पुकार नहीं सुन पाती। क्रोधी ऋषि पीछे मुड़ते हैं और उसे शाप देते हैं, जिसके विचारों में तुम डूबी हो उसे तुम याद नहीं करोगे, तुम अब और नहीं। अपने साथियों की विनती पर क्रोधित ऋषि शांत हो जाते हैं और अपने शाप कथन में एक शर्त जोड़ते हैं, वह केवल कुछ महत्वपूर्ण स्मारिका तैयार करने के बाद ही तुम्हें याद कर सकते हैं। दिन बीतते गए और महल से कोई भी लेने नहीं आता। उसके पिता ने उसे उनके पुनर्मिलन के लिए शाही दरबार में भेजा, क्योंकि वह दुष्यंत के बच्चे से गर्भवती थी। रास्ते में शकुंतला की अंगूठी गलती से नदी में गिर जाती है और खो जाती है। जब शकुंतला स्वयं को राजा के सामने प्रस्तुत करती है तो श्राप के वशीभूत दुष्यंत उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने में विफल रहता है। दुखी होकर वह देवताओं से प्रार्थना करती है कि वे उसे पृथ्वी से नष्ट कर दें। उसकी इच्छा पूरी हो गई है। जादू तब टूटता है जब एक मछुआरे को मछली के पेट में निशान वाली अंगूठी मिलती है, वही अंगूठी जो शकुंतला ने अदालत जाते समय खो दी थी। राजा अपराध बोध और अन्याय की तीव्र भावना से पीड़ित है। शकुंतला ने दुष्यंत को माफ कर दिया और वे खुशी खुशी एक हो गए। वह एक नर बच्चे को जन्म देती है। उन्हें भरत कहा जाता है, जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा। 14 अप्रैल 2014 12 बजे। आदित्य स्तब्ध रह गई। आदित्य ने कहा, अब मुझे समझ में आया कि आप क्यों चाहती थी कि मैं आपके हाथों में अंगूठी पहनाऊं। सौम्या आदित्य के करीब गई और पूछा, तुम क्या समझते हो? वह अंगूठी प्रतीकात्मक रूप से कहती है, आपकी प्यारी बाहों में झूठ बोलना पृथ्वी पर स्वर्ग है। आदित्य ने कार्गो में हॉर्न बजाकर चंचलतापूर्वक यह कहा। कहाँ पर छोड़ना है? सितारों के लिए। सौम्या आदित्य के कान में फुसफुसाकर धीरे से जवाब देती है। अब उसने उसे अपने करीब खींच लिया। क्या तुम्हें घबराहट महसूस हो रही है? आदित्य ने पूछा। नहीं, तुम अब तक दुनिया की सबसे अद्भुत, सुंदर, सेक्सी, प्यारी, दयालु और परेशान करने वाली महिला हो, सौम्या। मैं बस तुम्हारे शरीर के हर इंच की पूजा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल अविश्वसनीय महसूस करो, बेबी। आदित्य धीरे से उसके होठों को चूमती है। मेरी नजर में तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। तुम परफेक्ट हो। अपना समय लो और मुझे परेशान करो, आदि। बस लेट जाओ। मैं चाहता था कि तुम मेरे हाथों को अपनी कोमल त्वचा पर महसूस करो। अपनी उंगलियों से खेलते हुए आदित्य ने अपनी उंगलियों को उसके हाथों और पैरों पर फिराया। सौम्या की पीठ की मालिश करते हुए उसने उसकी गर्दन, कॉलर बोन और गाल को चूमा। उसके कानों को चूमने चाटने के बाद उसने उसके होठों को धीरे से चूमा। सौम्या को और अधिक जोश से चूमते हुए आदित्य ने उसके चेहरे को सहलाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से उसके बालों को हटा दिया और उसके गाल को सहलाया। अपने हाथों को उसके बालों में फिराते हुए उसने अपने हाथों से उसके बालों को महसूस किया। अब आदित्य सौम्या की आंतरिक जांघों, बाहरी जांघों, पेट, कमर, गांड, छाती, स्तन और स्तनों पर अपना हाथ चलाने के लिए आगे बढ़ता है। आदित्य ने सौम्या के होठों और कमर की रेखाओं को अपनी उंगलियों से ट्रेस करते हुए उसके पेट, स्तनों और स्कर्ट की रेखाओं को चूमा। अब
उसने उसकी साड़ी उतार दी जैसे कोई कानून हटाकर उसकी त्वचा को उजागर कर दिया हो। अब आदित्य ने अपने दांतों से धीरे धीरे अपनी बिकनी खोल दी। बिकिनी उतारने के बाद उसने सौम्या की आंखों में देखते हुए कामुकता से उसकी स्कर्ट उतार दी। योनि के होठों और आसपास की नंगी त्वचा को छेड़ते हुए आदित्य सौम्या को बिस्तर पर ले गई। अब उसने उसके भगनासा क्षेत्र को रगड़ना शुरू कर दिया। सौम्या को फिंगरिंग करने के बाद दोनों कार्गो होल्ड के बेडरूम में सेक्स करते हैं। आदित्य और सौम्या चिपचिपे थे। दोनों नंगे थे और बिस्तर पर सो रहे थे। लेकिन फिर भी यह ठंडा नहीं था, गर्मी थी और उस गर्मी से दोनों थक गए थे। सौम्या उसके ऊपर लेटी हुई थी। आपका रूप, आपका दिमाग, आपका रोमांस और आपका खाना बनाना सभी को मिलता है। गुलाब लाल होते हैं, बैंगनी नीले होते हैं। मैं कोई कवि नहीं हूँ। मैं बस तुम्हें चूमना चाहता हूँ। आदित्य ने जोश से उसके होठों को चूमा और उसकी ओर देखा। अब आदित्य ने कहा, सौमी, क्या आप एक कैमरामैन हैं? क्योंकि हर बार जब मैं आपको देखता हूँ, मैं मुस्कुराना चाहता हूँ। तुम्हारी मुस्कान की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, आदि। जब तक एक आदमी के अंदर का इंसान मरा नहीं होता तब तक उसे सही गलत के बीच का फर्क समझ आता ही है। या फिर अगर ऐसा कहा जाए कि वो सही और गलत के बीच अंतर करना चाहता है, तो ज्यादा सही होगा। अभी तक की सुनवाई में जो कुछ भी सामने आया था उससे यह तो पता चला था कि मामला रेप का है, यानी कि बलात्कार का। चूंकि लड़का और लड़की दोनों ही बालिग है, इसलिए पास्को लॉ को इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं यह लड़का निर्दोष है। ऐसा अक्सर होता ही है, हर एक आदमी अपनी सोच के हिसाब से या समझ के हिसाब से किसी एक पक्ष का साथ तो देता ही है। कुछ लोग होंगे जो पहले दिन से ही लड़के को दोषी मानते होंगे। ऐसे लोगों में उस लड़के के अपने रिश्तेदार भी होंगे जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही उस लड़के को दोषी करार दे दिया होगा। वो तो आस-पास के लोगों के अलावा दूर के रिश्तेदारों को भी यह समाचार सुनाकर अद्भुत शांति की अनुभूति कर रहे होंगे। जबकि दूसरे तरफ कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सभी सबूत लड़के के खिलाफ होने पर भी उसके निर्दोष होने की बात सोच रहे होंगे। फिर चाहे लड़के ने अपने किए को मान भी लिया हो तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब बस इतना ही है कि लोग किसी एक पक्ष के तरफ हो ही जाते हैं। अभी तक मैंने भी अपना पक्ष चुन ही लिया था। मैं लड़के को निर्दोष मान रहा था, नहीं ना तो सबूतों के बल पर और ना ही उसके मासूम चेहरे से प्रभावित होकर, मगर ना जाने क्यों वो एक क्षण मेरे जहन से भुलाए नहीं भूल रहा था जब उन दोनों ने कटघरे में खड़े खड़े एक दूसरे को देखा था। कहा कुछ नहीं मगर कई सवाल खड़े कर दिए थे। पुलिस की फाइल पढ़कर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे पुलिस ने जल्दबाजी में कई मुद्दों पर गौर नहीं किया था। अदालत में किसी भी मुकदमे को ले जाने से पहले पुलिस की जो तात्कालिक कार्यवाही होती है उसमें मुझे कई खामियां समझ में आ रही थी। मैंने कई बिंदु बनाए थे जिस पर पुलिस का ध्यान ही नहीं गया था। कम से कम प्राथमिकी पर गौर करते हुए जांच के नतीजे तो यही बता रहे थे, मगर मेरा काम पुलिस को सलाह करना नहीं था। हमारे पेशे में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि अपनी छानबीन को पुलिस की आंखों से हमेशा ही बचाकर रखना चाहिए, कम से कम तब तक जब तक कि उनके और आपके रास्ते आपस में कटे नहीं। इसी तरह ही तो हम पुलिस की कमियों को उजागर कर पाएंगे और अपने समाचार पत्र या चैनल को सबस आगे रख पाएंगे। मैंने भी यही सोचा था कि मैं अपनी जांच अपने हिसाब से करूंगा और किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगा। जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी उसमें कोई भी दो बातें एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़ी हुई जान नहीं पड़ती थी। किन्हीं भी दो घटनाओं का या तथ्यों का आपस में कोई भी संबंध भी नहीं बैठ रहा था।
फिर गवाही के दौरान वो दोनों लड़की और वो लड़का भी एक दूसरे की बातों से इतना ज्यादा इत्तेफाक दिखा रहे थे कि बात मेरे गले से उतर नहीं रही थी। मन में अजीब सी हलचल से हो रही थी। बस यही लग रहा था कि इस मामले के ऊपरी परत के अंदर कुछ और भी छुपा हुआ है जिसे सामने आने ही नहीं दिया जा रहा। और मुझे यही बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, मगर मुझे यह मामला चैन से सोने नहीं दे रहा था।